जैसे इटालियन की वेरियस माफिया फैमिलीज होती हैं, ऐसे मुंबई के अंदर भी वेरियस माफिया फैमिलीज हैं। उनमें से लोग कहते हैं यार दाऊद के रेस्टोरेंट में थक गए हो, तो कोई नए लोग की बात करो। आज हम आपको यूसुफ पटेल के बारे में कहानी सुनाते हैं। उनका इंतकाल हो चुका है। उनकी भतीजी मिस अंबर पटेल ये आपको इनसाइड्स ऑफ द माफिया फैमिली, अननोन फैक्ट्स बताएंगे आपको। He was a true businessman, a builder, a genius, builder. a visionary. He was a smuggler. He was getting into gold and silver smuggling. Businessman, visionary सब कैसे कह रही हैं आप? Trading करते थे and trading is not a crime. काय की ट्रेडिंग? Goods. What gold? इंडिया में जो गुड्स होते हैं नहीं गोल्ड ना, उसकी ट्रेडिंग करते थे। गोल्ड की, इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेडिंग थी, चांदी की, बहुत सारी चीजों की ट्रेडिंग करते स्मगल गुड्स की। जी आपको पता नहीं था कि ये स्मगलर है? नो, ही वाज अ ट्रेड्समैन। जो पुलिस रिकॉर्ड और डॉजिल बना हुआ है, उनके ऊपर लिखी हुई है सारी पुलिस की फाइलों में, आप उससे वाकिफ नहीं है। वाज ही एवर कन्विक्टेड? हाजी मस्तान के पार्टनर क्यों थे वो? मस्तान अंकल के साथ जो भी डिस्कॉर्ड करने की कोशिश करे लोगों ने। मस्तान में क्या करते थे? खिलौनों की दुकान थी। यहाँ पर आके अगर बोलूंगी तो बोलेंगे कि बड़ाई मार रही है। मैं कह रहा हूँ आप जो टोटली क्लीन चिट दे रही है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये मोहम्मद डोसा, ये मुस्तफा डोसा, टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, ये सारे अच्छे अच्छे लोग आपके दादाजी के साथ काम करते थे ना। मतलब नेकी की हुई हद होती है, सबको पाल पोस के बड़ा करके डॉन बना दो मुस्लिम कम्युनिटी का। कितना नेक काम किया, विजनरी थे वो। मैं मुस्लिम माफिया को ट्रेन करके बड़ा बनाऊंगा। मैं बहुत इस वक्त निराश महसूस कर रहा हूँ कि आप तथ्य छुपा रही हैं हमारे सामने। मैं तो आपके सामने सच ला रही हूँ जैदी साहब, मैं आपके सामने सच ला रही हूँ। दोस्तों आदाब, नमस्कार, जय हिंद। मैं एस हुसैन जैदी एज़ेड फाइल्स पे आपका स्वागत करता हूँ। यूसुफ पटेल एक स्मगलर थे, कुख्यात स्मगलर थे, हाजी मस्तान के पार्टनर थे, और फिर हम लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। यू नो व्हाट, जैसे इटालियन की वेरियस माफिया फैमिलीज होती हैं, ऐसे मुंबई के अंदर भी वेरियस माफिया फैमिलीज हैं। उनमें से लोग कहते हैं यार दाऊद के रेस्टोरेंट में थक गए हो, तो कोई नए लोगों की बात करो। आज हम आपको यूसुफ पटेल के बारे में कहानी सुनाते हैं। अब वो तो उनका इंतकाल हो चुका है। हम उनकी भतीजी, जी हाँ, सेम डेंजरस लीथल लुकिंग वुमन के बारे में जो हमने आपसे कहा था, मिस अंबर पटेल। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये यूसुफ पटेल की भतीजी हैं। ये आपको इनसाइड्स ऑफ द फैमिली, इनसाइड ऑफ द माफिया फैमिली और यूसुफ पटेल के बारे में अननोन फैक्ट्स बताएंगे आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंबर। शुक्रिया। यूसुफ पटेल जो आपके सगे चचा थे? सगे चाचा थे मेरे वालिद अब्दुल मजीद पटेल, उनके बड़े भाई अच्छा। यूसुफ अब्दुल्ला पटेल। और मेरे डैडी की वैसे मैं इकलौती बेटी हूँ, तो मैं यूसुफ पटेल जी को दादा जान करके बुलाती थी। पटेल जी, अच्छा। हाँ, जी। क्या एज थी उनकी और कब तक देखा था उनको? 1994 में दादा जान गुजरे, जी। तब तक के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें देखा। हाउ ओल्ड वर यू देन एट दैट टाइम? आई वॉज 19 एट दैट टाइम। अच्छा, आपको पता नहीं था कि ये स्मगलर हैं? नो, लेट मी गेट योर फैक्ट्स राइट। ओके। Yeah, he was a true businessman, a builder, a genius. जी हाँ, जीनियस, बिल्डर। देखिए जी हाँ, मसला a visionary. फैमिली के साथ यही मसला होता है कि आप जो रिकॉर्ड को डिस्प्यूट के, यूसुफ पटेल इज पार्टनर ऑफ हाजी मस्तान। लोग यूसुफ पटेल को जो है वो उसके साथ बराबर का शरीक मानते हैं उसकी माफिया के अंदर। वरना हाजी मस्तान उसके बस एनीवे मर्डर पे बाद में आते हैं, अटम की कोशिश क्यों करता। ही वाज अ स्मगलर, ही वाज गेटिंग इनटू गोल्ड एंड सिल्वर स्मगलिंग। आप कैसे कैसे बिजनेसमैन, विजनरी सब कैसे कह रही हैं आप? He was a tradesman initially. Trading करते थे and trading is not a crime. काय की ट्रेडिंग? Goods. व्हाट गोल्ड? इंडिया में जो गुड्स होते हैं नहीं गोल्ड ना, उसकी ट्रेडिंग करते थे। गोल्ड की, इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेडिंग थी, चांदी की, थिंग्स, स्मगल्ड गुड्स, बहुत सारी चीज़ों की ट्रेडिंग करते स्मगल्ड गुड्स की, जी। स्मगल्ड गुड्स जो माल आता स्मगल्ड। No, not at all. तो They were not smuggled. They were brought in India, import export हो रहा था। जी हाँ, तो सोशल सर्विस कर रहे थे वो। बिजनेस कर रहे थे। लोगों की वहाँ यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी कर रहे थे। गोल्ड में कभी डील नहीं किया उन्होंने? उन्होंने ट्रेडिंग किया है। ही वाज अ ट्रेड्समैन। यू आर नॉट अवेयर मैम, जो पुलिस रिकॉर्ड और डॉजिल बना हुआ है, उनके ऊपर लिखी हुई है सारी पुलिस की फाइलों में, आप उससे वाकिफ नहीं है। वाज ही एवर कन्विक्टेड? देखिए वो तो अभी कन्विक्शन में आप जाएंगे ना, तो आपके हस्बैंड एक लॉयर हैं, वो खुद आपको बता सकते हैं कि अदालतों में जो ज़्यादा अच्छा आर्ग्यूमेंट कर ले और ज़्यादा प्रूफ साबित कर ले,
वो नहीं कन्वर्ट या नहीं कन्वर्ट वो होता नहीं ऐसा, तो लेट्स मतलब नॉट गो देयर। आप ये कहना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी इन्फिनिट रिसोर्सेज थी, उनके लीगल मशीनरीज थे, उसके अलावा भी उन्होंने कभी भी मेरे चाचा को कन्विक्ट नहीं कर सके, तो क्या ये आप स्टेट का या इंडिया का एक ड्रॉबैक मानते हैं? छोटा राजन के खिलाफ 75 केसेस हैं, मुंबई पुलिस उन केसों की लिस्ट भी बना नहीं पाई। अबू सालिम के खिलाफ इतने केसेस थे, उसको 8 केसेस में एक्स्ट्राडाइट कर पाई। दाऊद के बारे में बहुत से केसेस हैं, पता नहीं कहाँ कन्विक्शन हो पाया। आप हमारी जुडिशरी पे मत जाइए, बिकॉज़ आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर। बट उनका स्मगलर होना ना होना इज़ अ फैक्ट, इंडिस्प्यूटेबल, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट। अब वो आप उनको सोशलिस्ट कहिए, मसीहा कहिए, बिजनेसमैन कहिए, वो आपकी मर्ज़ी, बट द रिकॉर्ड्स शो समथिंग इज़ एल्स। बट एनीवे, तो यूसुफ पटेल, हाँ, तो क्या करते थे? मतलब कैसे आदमी थे वो? आई वुड लाइक टू गेट योर फैक्ट्स राइट। आपने जिनके जिनके नाम लिए, वो लोग बॉम्बे छोड़ के भाग गए, जी, इंडिया में नहीं आ रहे थे वापस। जी। माय चाचा दादाजान जिनको मैं कहती हूँ यूसुफ पटेल, वो कभी भी नहीं भागे, विच शोज एंड प्रूव्स कि वो यहाँ पर थे, लीगली थे, सेफ थे, और उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हानिकारक हो। हाजी मस्तान के पार्टनर क्यों थे वो? दे वर बिजनेसमैन। इनिशियली जब ट्रेडिंग करते थे तभी भी उनका शायद साथ में था। उसके बाद लीगल जो लुमिनरीज थी, उनको ऐसा लगा कि ये दो इंडियन गाइज जो मुस्लिम्स हैं, मिनॉरिटी से है, और उनका इतना अच्छा पैक्ट बन गया है, काफ़ी आगे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्लरिशिंग हो रहे हैं, सो प्रोबेबली दे ट्राई टू सो द सीड कि जहाँ उनमें इंडिफरेंसेस आ जाए। तो नेक लोगों के दरमियान झगड़ा लगा दिया जाए। दो बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान, जी। जो तो हमेशा से चलता आया है। अच्छा, महात्मा हाजी मस्तान और महात्मा यूसुफ पटेल के दरमियान झगड़ा लगा दिया जाए। ट्राई तो करे थे, जी, बट वो डिस्कॉर्ड उनका काम नहीं आया। जी। या फिर वो बिकॉज जो महात्मा करीम लाला के साथ में जो उनकी जो एक त्रिकोण बन गया, तो वो क्या था? दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, जी, जी। कि उन लोगों का जब ट्रेडिंग का बिजनेस चल रहा था, उसके बाद आपको भी पता होगा कि कैसा कॉफे पोसा और मीसा ये सब इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद उन लोगों को जो प्लेज लेना पड़ा। ज़बरदस्ती को बेचारे फ्रेम कर दिया उनको, है ना? कॉफ़े कोसा में और सफ़े माह में बेचारे फ्रेम हुए, है ना? हाँ, तो उसमें बेचारे तो पटेल, है ना? टोटल मिनॉरिटीज़ के भी तो पॉलिटिशियंस को डाला गया था विदाउट अ सिंगल डे ऑफ ट्रायल। अरुण गौली माइनॉरिटी नहीं है, दूसरे हिंदू गैंगस्टर माइनॉरिटी नहीं है, मतलब लॉ में आप अगर क्राइम करेंगे तो आपको तो ऑपोजिशन के तो लीडर्स को डाला गया था, हाँ, और साथ-साथ में फ्लरिशिंग बिजनेसमैन को भी। तो अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको ये नहीं कायल कर पाऊँगा कि यूसुफ पटेल कैसे थे, बट चलिए ये बताइए कि हाजी मस्तान ने फिर उन पे हत्या का अटेम्प्ट क्यों किया? उन्हें गोली क्यों चलवाई? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हाजी मस्तान अंकल मैं उनको बोलती थी। अंकल हाजी मस्तान, जी हाँ, अंकल हाजी मस्तान ने गोली क्यों चलाई? जी, तो उन्होंने ये अटैक नहीं करवाया था। दैट्स व्हाट आई सेड, कि दादाजान मेरे अंकल यूसुफ पटेल और हाजी मस्तान अंकल, दे वर वेरी गुड बिजनेस पार्टनर्स। जी, और वो थर्ड पार्टीज़ थे, राइवल्स थे, उनसे नहीं देखा गया, सो दे ट्राई टू डिस्कॉर्ड बिटवीन देम, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हो गए। बिकॉज़ फिर लीगल लुमिनरीज़ ने क्या किए, कोई इम्प्लांट किए एक फॉरेन नेशनल को, जिससे बोले पुलिस में फोर्स्ड कन्फेशन और मुंबई स्टेटमेंट्स में कर रहता दे। हुआ एक पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया गया था यूसुफ पटेल पे गोली चलाने के लिए, मीनारा मस्जिद के नीचे। आप बच्ची होंगी अब उस वक़्त शायद, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। जब ये सब हुआ था तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, मेरे डैडी से हमेशा से सुनते आई हूँ, सिंस इयर्स एंड इयर्स, जी, ऑलवेज़ दीज़ फैक्ट्स, कि जब अटैक हुआ दादाजान पर, उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एक्चुअली मसीहा ही थे लोगों के लिए। जी। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किए थे लोगों के लिए कि जब उनके ऊपर अटैक हुआ, तो वहाँ के जितने बायस्टैंडर्स थे, लोकल्स थे, जो कंप्लीटली अनार्म्ड थे, वो सब भागे। कुछ लोग मेरे दादाजान को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए भागे, और बाकी के लोगों ने चेज़ किए। वो जो आर्म्स आदमी आया था, हूसोएवर इट वाज़, और उसको पकड़ के दे हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस डिपार्टमेंट। कितनी गोली लगी थी उनको? 2 बुलेट्स। 2, कहाँ लगी थी जी, उनको? उनकी बॉडी में थी जैसा, जी। और टिल द टाइम वो एक्सपायर हुए तब तक के उसके पार्ट्स थे। उसी गोलियाँ का अच्छा, उस अटेम्प्ट पे उनकी डेथ नहीं हुई? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ही सर्वाइव्ड दोज़ अटैक्स। अच्छा। अटैक पकड़ा किया गया वो था। पाकिस्तानी? जी हाँ।
हाजी मस्तान के ऊपर केस चलाया गया था। हाजी मस्तान ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि यूसुफ पटेल ने मेरे साथ खयानत की है बिजनेस में, उसने मेरे सामने चीटिंग फ्रॉड किए, इसलिए देयर वाज नो अदर वे बट आई हैव टू गेट हिम किल्ड और गेट एन अटैक ऑन हिम। तो ये सब तो कोर्ट के फैक्ट्स हैं। राम जेठमलानी जी जो हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया था हाजी मस्तान को। अब मेरा कहना है कि अगर ये सब हो रहा है तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, अंग्रेजी में कहावत है। नाउ लेट मी गेट यू राइट अगेन, दीज आर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। अगर लोगों की सुनी सुनाई बातों पे आप जा रहे हैं कोर्ट में राम और जेठमलानी कोर्ट के अंदर राम जेठमलानी जी ने डायरेक्टली ये साबित किए कि पुलिस के अंदर अगर वहाँ पर कोअर्स्ड कन्फेशंस दिया जाता है और स्टेटमेंट्स दी जाती है, सो दे आर नॉट वैलिड इन कोर्ट। क्योंकि वहाँ पर इवन यू आर अवेयर ऑफ दिस एंड इवन आई बीइंग इन द लीगल डिपार्टमेंट आई एम वेरी वेल अवेयर जी। कि पुलिस की स्टेटमेंट्स जो कोअर्जन से ली जाती है दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स। तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन थी यार, बट यूसुफ पटेल पे 2 गोलियां तो चलाई ना, जी किसी आदमी ने चलाई ना, क्यों चलाई थी? और उस आदमी की कोई पर्सनल एनिमिटी तो थी नहीं यूसुफ पटेल से। जन, जर, जमीन आर द 3 कॉजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द ह्यूमन रेस। कुछ तो होगा ना, नो स्मोक विदाउट फायर। एनीवे चलिए, यूसुफ पटेल बताइए अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे आदमी थे वो? बहुत अच्छे थे, फैमिली मैन थे, जी लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपनों के लिए बहुत माशाल्लाह करे हैं। जी और जैसा मैंने आपको बताया कि बिजनेस में भी विजनरी थे, फ्यूचरिस्टिक थे, जीनियस आई विल से, क्योंकि उन्होंने बहुत फार साइटेड देखकर जितना बिजनेस किए, मस्तान अंकल के साथ जो भी डिस्कॉर्ड करने की कोशिश करे लोगों ने, जो मुस्ताद थर्ड के क्या करते थे? उनके खिलौनों की दुकान थी, उनका क्या था उनका? क्या बेचते थे वो? मस्तान अंकल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं मेरे चाचा के बारे में ये कन्विंसिंगली कह सकती हूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन। ये तो और कई बार बोल चुके हैं आप, ये माशाल्लाह जी हाँ, बहुत रिपीट किया आपने। जी जी हाँ। और उसके बाद फिर वो बिल्डर बने। उन्होंने मुंबई की स्काईलाइन जो बदले है, अगर आप देखेंगे, पटेल ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन। जबरदस्ती लोगों को ज़मीन से खाली कर करके उस पे कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई। अब आप फिर से लैंड ग्रैबिंग की बात कर रहे हैं। जी, जी, जी। मैं मतलब यूसुफ पटेल भाई साहब के तमाम नेक कामों को बता रहा हूँ मैं। महात्मा जी थे वो, इतना रॉबिन हुड बड़े थे वो। तो कैसे लोगों की झोपड़ियाँ खाली करा के वो बिल्डिंगें बना ले रहे थे आपके दादा जान। तो आई एम जस्ट स्काईलाइन चेंज हो गई, मतलब वी जस्ट गोइंग देयर। ओके, आपने शायद कुछ लोगों का देखा होगा या सुना होगा, बिकॉज़ दीज़ आर ऑल हियरसेज। बट मैं मेरी दादा तो अच्छे मैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स बताती हूँ कि उन्होंने जो डेस्परेट लैंड ओनर्स थे, जो बिल्डिंग ओनर्स थे, उनसे उनकी बिल्डिंग्स खरीदे। दे हैव बीन कॉम्पेंसेटेड फॉर देयर बिल्डिंग्स। और जो लोग चॉल्स में रहते थे, वन रूम्स में रहते थे, ऐसी डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स थी जो एवरी मॉनसून एक ना एक बिल्डिंग गिरती थी। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स एज वेल। ऐसी बिल्डिंग्स को उन्होंने ये चेंज करके पटेल ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन जो हमारा फॉर्म हुआ था, और उसमें लोगों को खाली करा के उनके लिए नए टावर्स बना के, नॉट वेरी ह्यूज वंस एट दैट टाइम, वो टाइम पे जितना स्पेस मिलती थी उसको यूज़ करते थे। ऑफ कोर्स ही मस्ट हैव स्ट्रेच्ड अ लिटिल बिट, बट नॉट आउटसाइड व्हाट वाज अलाउड। एलोकेट करे लोगों को, उनको अच्छे घर दिए, अच्छी सुविधा दिए, और ये लोग हमेशा से 2-2 हाथ उठाकर दुआ करते थे। एज़ अ चाइल्ड आई विल टेल यू, मैं खुद जाती थी, दादाजान के साथ हमारी फैमिलीज़ में हम लोग जाते थे, और इतना ज़्यादा माशाल्लाह लोगों का काम करते थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर आके अगर बोलूँगी तो बोलेंगे कि बड़ाई मार रही है, लेकिन बहुत जेनरस वर्क्स करे हैं। इफ यू वांट मी टू नेम अ फ्यू आई विल। आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड दैट ही वाज अ गुड मैन, बट सो लेट्स नॉट गो देयर। मैं खाली आपसे कहना चाह रहा कि ये मोहम्मद डोसा, ये मुस्तफ़ा डोसा, ये टाइगर मेमन, ये दाऊद इब्राहिम, ये सारे अच्छे-अच्छे लोग आपके दादाजी के साथ काम करते थे ना? वो लोग अपनी टीन्स में, व्हेन दे मस्ट हैव बीन यंग, जी, दे मस्ट हैव वर्क्ड अंडर हिम। वी हैड अ लॉट ऑफ स्टाफ। जी। तो सारे माफिया के लोग ही आपको स्टाफ में मिल गए और सारे लोग माफिया के आगे डॉन्स बन गए। आई जस्ट लव दिस पार्ट कि मतलब नेकी की भी हद होती है, मतलब कि सारे मोहम्मद डोसा, मुस्तफ़ा डोसा, टाइगर मेमन, दाऊद को सबको पाल पोस के बड़ा करके डॉन बना दो मुस्लिम कम्युनिटी का। कितना नेक काम किया, विजनरी थे वो। मैं मुस्लिम माफिया को ट्रेन करके बड़ा बनाऊंगा।
देखिए, हमारे पास जो स्टाफ था ना, वी हैड एटलीस्ट अप्रॉक्सिमेटली 40 टू 45 स्टाफ एट दैट टाइम। मी एज़ अ गर्ल, एज़ अ चाइल्ड व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, तो हमारे गाड़ी में आगे-पीछे ड्राइवर्स रहते थे और भैये रहते थे, स्टाफ रहते थे। तो 10 से 15 तो मतलब हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ही रहते थे। द रेस्ट वर फॉर द फैमिली एंड दादा जान एंड माय डैड। तो 40-45 में से इफ यू आर नेमिंग अ फ्यू लाइक से 4, अगर 4 लोग ऐसा कुछ करे जो हमारे हिंदुस्तान के नॉर्म्स में फिट नहीं होता है, कुछ इल्लीगल काम करे, दे हैड टू रन अवे, सो देन यू कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। एक माँ-बाप की 5 औलाद है, वो भी एक जैसी नहीं रहती है। ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम। सो मैं ये कभी नहीं मानूँगी कि मेरे दादा ने उनको ऐसा ट्रेन करे, नॉट एट ऑल। नहीं, वो आप जो विज़नरी बताएँ तो मैं खाली सोचा शायद उनका विज़न यहाँ पे ज़्यादा था क्या? तो मुझे ये बताइए कि वो जो बुस्तान अपार्टमेंट का जो एक एक कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ पे बॉम्बे सेंट्रल में, वो क्या था? कुछ उसके बारे में रोशनी डालेंगे आप? दादा जान ने मैंने जैसे आपको बताई पटेल ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे और जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स थी, उसको रीडेवलपमेंट में लेकर गए। एट दैट टाइम ही वाज़ द पायनियर who changed the face of Mumbai in urban development. उन्होंने स्टार्ट किया था उस वक्त जो ये वन रूम वाले पीपल थे जो चॉल्स में रहते थे और ऐसी बिल्डिंग्स के ऐसा उस वक्त हाल था कि अगर एक फाइल एक पेपर यहाँ से वहाँ फिरना है बीएमसी के डिपार्टमेंट में तो एक बिल्डिंग तो गिरती ही थी, एक फैमिली मर जाती थी, ऐसा हाल था। आई हैव सीन दिस एज अ चाइल्ड। उस वक्त दादा जान ने इतना एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन था, दे हैड टू बी अकोमोडेटेड समवेयर। तो बिल्डिंग्स लैंड ओनर्स से लेके और उसको रीडेवलपमेंट करे और एफएसआई जो थी उसको मतलब ही डिड नॉट गो बियॉन्ड द लॉस, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेच करके और बिल्डिंग्स बनाए जैसे कि केडी है, जिया अपार्टमेंट है, बुस्तान टू नेम अ फ्यू। तो उसमें उन्होंने डेवलपमेंट करे, लोगों को अकोमोडेट करे और अगर ये सब कर रहे हैं सो डेफिनेटली वो एक मसीहा है और उन्होंने भी उसमें से प्रॉफिट कमाए हैं और लोगों ने भी कमाए हैं। एवरी डिपार्टमेंट हैज अर्नड फ्रॉम इट एंड इवन द पीपल दे हैव ऑल बेनिफिटेड। कई कंपनी काफ़ी हद तक डिस्प्यूट में थी, जो बिल्डिंग थी, तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स थे। इवन बुस्तान की तरफ मतलब जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई, डेवलप की हुई थी, उसमें काफ़ी लीगल इश्यूज़ आए थे और कोर्ट ने काफ़ी हद तक स्टे भी दिया था। तो आई एम सेइंग जस्ट एक्सप्लेन कि व्हाट अगर वो लोगों को बसा रहे थे या रिहैबिलिटेट कर रहे थे, तो ये इश्यूज़ कहाँ आ रहे थे? मतलब बिकॉज़ द टाइटल्स वर नॉट क्लियर बिकॉज़ समथिंग वाज़ हैपनिंग। तो मैं कह रहा हूँ आप जो टोटली क्लीन चिट दे रही हैं, थोड़ा मैं उससे सहमत नहीं हूँ मैं उनसे। देखिए रेड टेपिज्म चल रहा था एक हद तक का। जी। तो यू नो जो लीगल लोग थे, ऑफिशियल्स थे, तो उनका सबका एक कंट्रोल था। अब मेरे दादा जान यूसुफ पटेल जी, इन्होंने ये मोनोटनी को ब्रेक करे। उन्होंने बोले कि ये लोगों को वी हैव टू रिहैबिलिटेट। तो उस हिसाब से उन्होंने बिल्डिंग्स लिए और फाइल्स को टेबल्स पे से पास ऑन कराना, काम करवाना, रीडेवलपमेंट करवाना। तो डेफिनेटली अगर हम ये बोलेंगे कि इंडिया में हमेशा से करप्शन चलता आया है। अब करप्टेड लोगों का अगर कहीं कहाँ बंद हो जाता है, तो वो चिल्लाएँगे एंड देन दे विल से कि ये तो स्कैम है, इसने ऐसा किया, वैसा किया। बट इन द एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन अ क्लीन चिट। सब रेगुलराइज़ हो गए जितने प्रोजेक्ट्स थे, सब नॉर्मलाइज़ हो गए, सबकी एफएसआई पास हो गई, सबको ओसी, सीसी वगैरह सब मिल गई। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत अच्छा फैक्ट जो है वो कह दिया कि फाइल जो है वो जो बगैर करप्शन गुज़रती नहीं है। तो करप्शन से ही मामला मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि या तो फिज़िकल वायलेंस या थ्रेट या करप्शन दैट्स हाउ ही हैज़ काइंड ऑफ ट्राइड टू मेक हिज़ फॉर्च्यून। तो एनीवे तो आप मुझे उनके बिज़नेस में कुछ भी नहीं बताना चाहती। मैं बहुत इस वक़्त निराश महसूस कर रहा हूँ कि आप तथ्य छुपा रही हैं हमारे सामने और कुछ नहीं। मैं तो आपके सामने सच ला रही हूँ, ज़ैदी साहब। जी। मैं आपके सामने सच ला रही हूँ। इनफैक्ट लोगों के माइंडसेट ऐसे बन गए हैं कि हम सब लोगों के माइंडसेट में हो गया है कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। फाइल्स ये टेबल से वो टेबल्स पे नहीं जाएँगी। लोगों के माइंडसेट को बदलना है हमको। काम होते हैं। जो लोगों को करप्शन नहीं मिलती है फिर वो चिल्लाते हैं। दे वांट व्हाई बिकॉज़ पीपल के माइंडसेट में हो गया है कि हम देंगे तो हम ईज़िली बाय। इमरजेंसी में अरेस्ट हुए थे महात्मा यूसुफ पटेल। डेफिनिटली नेक आदमी थे बेचारे दादा जान आपके। इंदिरा गांधी जी ने तो तमाम बिल्डर्स को
जितने हाई बिल्डर्स थे, जितने ऑपोजिशन के मिनिस्टर्स थे, लीडर्स थे, सबको ही डाल दिए थे ना जी, इमरजेंसी में। तो जिसके पास एविडेंस था उनके कस्टम से, और जो वर ट्रबल मेकर्स उनको अंदर। I would like to correct you. No, not one single day of fair trial was converted on them. See, emergency, so we are not into going to the whether it was justified or not. My whole point is कि वो आपके दादाजी अरेस्ट हुए थे और उन्होंने कुछ अरसा जेल में गुजारा, और ये प्लेज देना पड़ा था उनको कि मैं इसके बाद से कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं अंजाम दूंगा। तो आदमी देखिए प्लेज वही देता है, पेपर वही साइन करता है जिसने कहीं ना जुर्म किया होता है, इकबालिया बैन। तो अगर लेट्स से कि इमरजेंसी वाज रॉन्ग एंड ही वाज रॉन्गली अरेस्टेड, व्हाई डिड ही मेक सच अ प्लेज एंड गिव टू द गवर्नमेंट अपने अपने कि मैं इसके बाद से कोई काम नहीं करूंगा एंड आई ओनली गोइंग फॉर वाइट बेसिस, जो हाजी मस्तान ने किया। हाजी मस्तान भी अरेस्ट होने के बाद बाहर निकल गए, वो धार्मिक मुस्लिम सोशल फिल्में बनाने लग गए और यूसुफ पटेल बिल्डिंगें बनाने लगे। दोनों ने जो है वो सफ़ेद पोश होने के बाद में करना शुरू कर दिया, बट उससे पहले के पाप धुल थोड़ी जाते हैं। लेट्स मूव ऑन। अंबर, आपकी शादी कब हुई थी? जस्ट अ मिनट, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू, आपने जो बोले कि मेरे दादाजान अरेस्ट हुए थे और इमरजेंसी में थे और उन्होंने प्लेज दिए, तो उनके प्लेज देने में उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को ये प्लेज दिए टू द पीपल ऑफ इंडिया कि हम लोग आगे से कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, विच इज़ मैंडेटरी टू ऑल द देन 60 करोड़ इंडियंस। तो क्या ये हम सब पे लागू नहीं होता है? ही जस्ट सेड व्हाट द पीपल वांटेड टू हियर। लेकिन अगर सोशल मीडिया या उस वक्त की मीडिया और जर्नलिज्म उसमें से भी कुछ निकालना चाहती थी, कोई स्टोरी क्रॉप अप करना मेरा चाहती कहना है थी, कि भारत तो में फिर डेफिनेटली ही वुड नॉट कम अप। भारत में लाखों करोड़ लोग हैं, मुंबई के अंदर करोड़ लोग हैं, सबको प्लेज नहीं देना पड़ती। जो अरेस्ट होते हैं जिनके खिलाफ केस होता है, सिर्फ उनकी प्रॉब्लम होती है। मतलब जैसे पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, अगर कोई पुलिस केस होता है उसका पासपोर्ट नहीं इशू होता है। तो माय पॉइंट इज बिकॉज ही हैड अ कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड, ही हैड टू गिव दैट प्लेज कि विल नॉट डू एनी इलीगल एक्टिविटीज। तो मैं समझ गया हूँ कि आप उसके नहीं बात करेंगी, जाने दीजिए। मैं आपकी आई वुड लाइक टू मूव टू अनदर फेज। आप अपने दादाजी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रही हैं, दैट्स फाइन। लेट्स टॉक अबाउट योर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे, आप कब शादी हुई थी और कैसे क्या हुआ था? या आई वाज मैरिड इन 1991। जी जी हाँ, मैं 16-17 साल की थी तब शादी हुई। जी इमीडिएटली एक बच्चा, एंड देन उसके बाद बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव जी चिल्ड्रन। जी थी थोड़ी अब्यूजिव थी शादी, लेकिन जब तक दादाजान थे तब तक के लाइक एक सपोर्ट था कि हाँ है, नोबडी इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग टू मी। एंड देन ऑफ कोर्स इवन माय डैड, लेकिन दादाजान के गुजरने के बाद डैड भी थोड़ा सी हो जाता है ना कि कमर टूट जाती है इंसान की। एंड देन वी वर ब्रॉट अप इन सच अ फैमिली, हमारा इतना अच्छा फैमिली नेम था कि आई नेवर वांटेड द थिंग्स टू गो आउट ऑफ हैंड, कि कभी सोसाइटी में सोशल बात में ये सब जाहिर नहीं होने देना है। जो भी है घर के अंदर, घर की बात घर में ही रहेगी। और चलते गया, काफ़ी सिलसिला चला काफ़ी सालों तक। तो ये आपकी जो कहानी जो थी, जो मैरिड लाइफ थी, वेदर इट वाज अ गुड वन, बैड वन? मैंने जैसे आपको कहा कि थी अब्यूज़िव, काफ़ी थी, वर्बली भी बोलो, फिज़िकली भी बोलो, बहुत थी, टॉर्मेंटिंग थी, एंड आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। कितने सालों तक? 25 इयर्स, उसके बाद क्या? 25 इयर्स, लेकिन उससे पहले ही मतलब मैंने कई बार मेरे पेरेंट्स को भी बोलना चाहा, लेकिन जैसे टोल्ड यू कि फैमिली नेम जब अगर इतना ज़्यादा होता है बड़ा, सो यू डोंट वांट थिंग्स टू गो आउट ऑफ हैंड। ऐसा होता है कि बेटा बर्दाश्त कर ले, बेटा बर्दाश्त कर ले, लेकिन हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। आफ्टर अ लिमिट यू कांट। एंड आई हैव नॉट कम हियर एक्चुअली टू से अबाउट माय पर्सनल स्टोरीज या टू टेक एनी काइंड ऑफ सिंपैथी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि हमको हर एक चीज़ को बर्दाश्त की एक लिमिट होना चाहिए, हर एक औरत की। फिज़िकल अब्यूज़ कभी भी नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया था। इट शुड नॉट बी डन। इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। वर्बल होते हैं इंटरैक्शंस, हस्बैंड वाइफ दोनों में होते हैं। यहाँ पर मैं एक औरत की तरह अपना रोना-गाना नहीं करना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू से कि होता है, वर्बल अब्यूज़ेज़ होते हैं, फिज़िकल नहीं होना चाहिए। क्या जी। किया था फिजिकल आपके साथ? व्हाट वाज द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज़, दीज़ आर कॉल्ड एसीटीज़। कन्वर्सिव थेरेपी? जी हाँ। वो जो जो ब्रेन्स को जो इलेक्ट्रिक शॉक दी? इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। हाँ या आई वाज़ इल्लीगली एडमिटेड टू मासीना हॉस्पिटल, जी। और वहाँ पर डॉक्टर माचिसवाला के। डॉक्टर यूसुफ माचिस वाला, जी हाँ, ये बहुत फेमस हैं, जी हाँ, साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट हैं। जी हाँ,
उनके ऑब्जर्वेशन में मुझे रखा गया था और उनके हिसाब से उन लोगों ने मुझे 2 मंथ्स तक एवरी अल्टरनेट डे एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज देते थे क्यों देते थे? टू कम्प्लीटली ब्रेन वॉश मी, क्योंकि मैंने मेरे एक्स हस्बैंड जो थे जो बहुत अब्यूजिव थे जी। तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हम्म। तो उस वक्त उसने मुझे दिलवा दिया था बिकॉज ही वॉज अ बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर पेशेंट और उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर माचिसवाला के पास कुछ साल पहले चल रहा था। तो दैट्स हाउ ही न्यू डॉक्टर माचिसवाला एंड देन उन्होंने फिर मुझे दिलवा के और ये सब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज दिलवा के मुझे कंप्लीट वेजिटेबल बना के फिर घर में लाए थे। 2 महीने तक आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स रोज दिए गए? नहीं, नॉट डेली। डेली देते तो शायद मैं आज ज़िंदा ही नहीं होती। इट वाज़ ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। आप वेजिटेबल हो गई थी? इन जी, सेंस कि कंप्लीटली, क्या कंप्लीटली। उसका आउटकम क्या था? क्या मतलब? आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज़ माय चिल्ड्रन आल्सो व्हेन आई केम होम आई वाज़ लाइक कि कौन है ये? कौन है? बच्चे जब मेरे पास आए कि मम्मी, 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 मम्मी रो के गले लगने लगे तो आई कुडन्ट रिकॉग्नाइज़ देम। ऐसा होता था। यूसुफ पटेल की भतीजी गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा। जी हाँ, यूसुफ पटेल मेरे दादाजान तो थे नहीं और डैडी अकेले थे। डैडी ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। उसके बाद कुछ वक़्त तक के मुझे मेरे मम्मी-डैडी ने अपने घर में भी रखे थे। लेकिन जैसा होता है कि फैमिली नेम ये सब होता है, तो थोड़े टाइम बाद फिर से घर पे भेज दिए एंड आई हैड टू गो थ्रू दिस। तो ये वेजिटेबल होने के बाद हाउ डिड यू बिल्ड योर लाइफ अगेन? आप फिर बाद में कैसे आ गए? क्या कुछ किया? वक़्त तक के साथ में रहे बट क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड ने कई बार तलाक दे दिए थे और फिर उन्होंने फाइनली जब मुझे डिवोर्स दे दिया और हम लोग अलग हुए थे, उस वक़्त आई हैड मेट अ लॉयर और उस वक़्त मैंने केस भी हुआ था। लॉयर के सिलसिले में, काम के सिलसिले में मैंने एडवोकेट को मिली थी और उस वक़्त उसके बाद आई मैरिड एडवोकेट फिरोज़ उस्मान। जिस एडवोकेट से मिली थी आपने, उससे शादी कर ली आपने? जी नहीं, जिसने मुझे ये केस करवाया था वो तो फीमेल एडवोकेट थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने एक दूसरे सीनियर एडवोकेट से मिली थी, उनके एसोसिएट थे। फिरोज उस्मान से? नहीं, हम्म। उनके सीनियर वो थे एसोसिएट थे। अच्छा, जी फिरोज हाँ, उस्मान से कैसे मिले? उनसे शादी कैसे हुई आपकी? दैट्स व्हाट आई सेड कि मैंने जब एक सीनियर एडवोकेट से मिली, तो उनके एसोसिएट थे ये और जब मैंने अपनी बात रखी थी, तो इनिशियली उन्होंने मुझे जैसा झटकार दिया था कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। एक आपको? 6 जी हाँ, कि एक 6 बच्चे की माँ ऐसा कैसा कर सकती है? क्यों ये सब? सो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, आई डोंट वांट टू शो माय फाइल्स एंड टेल माय स्टोरी टू यू और मैं उस वक़्त चली गई थी। क्योंकि फ्रैंकली मैं थोड़ी टूटी हुई भी थी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने भी शायद इंक्वायरी करे थोड़ा सोसाइटी में और लोगों से जहाँ हम रहते थे, तब उनको पता चला कि नहीं फैक्चुअली वो जो मेरा एक्स हस्बैंड था, काफ़ी गरम दिमाग का था, बहुत अब्यूज़िव था, सबके साथ मारपीट और मैंने तो वो बात छुपाई भी थी अपनी फैमिली से भी कि ही यूज्ड टू गो आउट क्लाइंट्स के पीछे जाना, उनके होटल्स तक जाना, उनके साथ किस तरह से इल मैनर बिहेव करना और हम लोग बाहर गाँव जाना तो वहाँ पर यंग लड़कियाँ जो उनकी बेटी की उम्र उससे मसाजेस करवाना जो उसने खुद ने मुझे बोला था और ये जो बात मैं क्लाइंट्स वगैरह की कर रही हूँ जिसके पीछे वो जाता था होटल्स में 5 स्टार्स में, वो मेरे एक्स हस्बैंड के अपने खुद के नेव्यूज़ ने ही मुझे बोले थे एंड दे हैड गिवन मी द एविडेंस, फ़ोन नंबर्स और फ़ोटोज़ के साथ। लेकिन मैंने ये बात आज दिन तक छुपाई थी और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों को या फैमिली को पता चले। ख़ैर वो सब हमारी सब स्टोरी साइड पे रख देते हैं। जो भी होता था हस्बैंड वाइफ के बीच में था, हमारा सेपरेशन हो गया था एंड देन आई वेंट टू द जुडिशरी, मुझे इंसाफ चाहता था, इंसाफ मिला भी मुझे कुछ हद तक का, इट इज़ ऑल नाउ इन द कोर्ट्स। मैंने अपना सब जितना है इट इज़ ऑल सब्सिडाइज्ड बिफोर द एप्रोप्रिएट फोरम्स। आप भी अपने लॉयर के पास जाके, अपने लॉयर को अपना केस लेके जाके, हाउ कैन यू फॉल इन लव विथ योर आई मीन दैट एडवोकेट एंड लॉयर? और फिर वो कैसे, आप दोनों की बात कैसे बढ़ी, मैं वो जानना चाह रहा था। ही कॉल्ड मी अप अगेन एंड ही सेड कि आपका केस चल रहा है, मुझे पता चला है एंड आई सेड येस एंड देन ही वाज आल्सो इनटू एजुकेशन फील्ड अलोंग विद बीइंग इन द लीगल फील्ड। तो उन्होंने मेरे अंदर वो एक जज्बा देखा कि मुझे सबसे पहला तो मेरे एक्स हस्बैंड से फिर से थ्रेट मिल चुकी थी कि केस करी है ना अब फिर से मसीना में डाल दूंगा। उस वक्त उसने अपने अल्फाजों से कहा है और मैंने ये चीज़ पुलिस को भी बोली थी कि उसने मुझे कहा था कि उस वक्त तो माचिस वाला को 2.5 लाख दिया था, इस बार 5 लाख दे के 3 महीने के लिए डाल के कंप्लीट वेजिटेबल बना दूंगा, कभी भी नहीं निकल सकेंगी। तो मुझे एक ये बात का डर था कि मेरी लाइफ को थ्रेट थी
कि मुझे फिर से डाल देंगे और कंप्लीट वेजिटेबल बना देंगे। सेकेंडली, मैं स्कूल डेज में बहुत इंटेलिजेंट थी, आई यूज्ड टू ऑलवेज कम फर्स्ट, जनरल प्रोफिशिएंसी का प्राइज़ हमेशा मिलता गया था, नर्सरी से लेके 10th तक। बट आई कुडंट परस्यू माई स्टडीज़ बिकॉज ऑफ मैरिज, और मेरा एक्स हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा था मुझे। 2 बार मैंने गई थी प्राइवेट एसईसी दूँ, 12th दूँ, मुझे पढ़ना था, लेकिन बिकॉज ही वॉज अ 7th फेल, तो उससे था कि ये मेरे से आगे बढ़ जाएंगी। जो नॉर्मली मेल्स, एचएससी भी क्लियर नहीं थी आपको? जी नहीं, शादी हो गई थी। ओ, जो नॉर्मल मेल्स की मेंटालिटी रहती है, आजकल का जनरेशन डिफरेंट है, डेफिनेटली उनके अभी ख़यालात चेंज हो गए हैं, उस वक़्त नहीं थे। तो मेरे ये हस्बैंड ने मुझे कहा कि महात्मा तुम्हें, फिरोज उस्मान ने। जी हाँ, एडवोकेट फ़िरोज़ उस्मान साहब ने, कि मैंने कहा था कि उन्होंने मेरे देखे मार्कशीट्स, मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन आई कुडंट अनफॉर्च्युनेटली। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से, उन्होंने मुझे ये भी प्रोटेक्शन दिए कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सका। उस वक़्त जो उन्होंने कोशिश की थी मेरे एक्स हस्बैंड ने कि मुझे फिर से जो किडनैप करके और सनी देओल फांसी कामिनी जी। मासीना में डालने का, वो मैं भी तुझे उनका हस्बैंड प्लान से थे। बचाऊंगा और मैं तुझे दूसरी तकलीफ से बचाऊंगा और तुझे लीगली सेफ रखूंगा मैं। यस, फिर व्हिच वुमन वुडंट वांट दैट, यू टेल मी? अगर एक औरत को गिवन एन ऑप्शन कि जी यहाँ पर तुम्हें एडमिट होना है या वेजिटेबल फॉर लाइफ बनना है, और यहाँ पर अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी को ऊपर लाने की कर रहा है, तुम्हें एजुकेशन भी मिल रहा है, तुम्हें प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, तो व्हिच वुमन वुडंट वांट दैट? which woman will fall in love with a man? Are you asking? डेफिनिटली, Oh. डेफिनिटली, आई फेल फॉर हिम। Oh, was he already married or was he had some ही ऑलरेडी हैड 2 ब्रोकन मैरेजेस, two broken marriages? 2 ब्रोकन मैरेजेस। एक आप broken और आपका लॉयर भी broken। जी हाँ, उनकी दोनों एक्स वाइफ्स, उनके दोनों एक्स माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस हो गया। एग्जैक्टली, दैट इज हाउ द इक्वेशन वर्कड। तो फिर आपने पढ़ाई अपनी पूरी की उन महात्मा जी की वजह से? जी हाँ, पहला हाँ, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने पहला अपना 10th दी, उसके बाद 12th, देन आई डिड माय बीए इन जनरल। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आई हैव डन माय एमए इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। वाओ, एंड ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। जी, वाकई मोर देन सनी देओल ऑफ ताहने ज्यादा दिख रहा है मुझे। एंड देन आई कंप्लीटेड माय एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज, Super. बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एसएससी, गवर्नेंस। एचएससी, ग्रेजुएशन, एमए, एमबीए। एमबीए, आपके इस हस्बैंड ने आपको पढ़वाया? जी हाँ। क्या एज थी उन्होंने, आपकी, मैं पूछ सकता हूँ अगर आपकी? जब मैंने उनसे शादी की, हाँ, जब आपने एसएससी क्लियर की अपनी। जब मैंने एसएससी क्लियर की, आई वाज ऑलमोस्ट 38 39। वाओ, या दिस इज रियली इंस्पायरिंग। 38 में आपने एसएससी की, या 39, और फिर आपने उसे एचएससी दी और फिर आपने एमबीए आई का परस्यूड विद माय फर्दर स्टडीज। एमए और एमबीए एमबीए आई जस्ट कंक्लूडेड अ फ्यू मंथ्स बैक। अभी। Yeah, business ethics and corporate governance. Yeah, and I am the HR head of Jurisman Legal, जो मेरे हस्बैंड की रजिस्टर्ड लॉ फर्म है। जी जी हाँ, उसमें हूँ। एंड आई हैव माय ओन रीडेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन द नेम ऑफ पैलेडिन इंफ्रास्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आपकी? जी हाँ, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैंने उसमें अपना एक छोटा प्रोजेक्ट भी ले ली हूँ। तो ये हस्बैंड ने जब ये फिरोज उस्मान एडवोकेट से जब आपकी शादी हो रही थी, तो आपके हस्बैंड ने फिर कुछ इंटरफेरेंस नहीं किया, कुछ बाद में कहा नहीं कि क्या यू कांट मैरी आउटसाइड या तो शादी नहीं करने दूंगा, कुछ उन्होंने किया नहीं था? उन्हों- लाइफ इट डिडंट मेक इट डिफिकल्ट? उन्होंने तो मुझे डिवोर्स दे दिए थे, लेकिन वो बच्चों के थ्रू मुझे बहुत एकदम इमोशनल ड्रामा वो सब तो चालू ही था। स्टिल यू वेंट अहेड एंड मैरिड द मैन? या क्योंकि मुझे मेरी सेफ्टी एक प्रायोरिटी थी ना उस वो वक्त। आपको लीगली सेव कर रहे थे आपको? या एग्जैक्टली, हु वुडंट वांट, आप ही मुझे बताइए कि हु वुडंट वांट आवर ओन शायद आप सेफ्टी? खूबसूरत ना होती शायद ना करते आपसे शादी वो। जी, अगर आप खूबसूरत ना होती तो शायद आपसे शादी ना करते। वो आप सवाल उनसे ही पूछ लीजिए अच्छा, कि उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ खूबसूरत होने की वजह से करी, या उन्होंने मुझ में ये टैलेंट देखा था, ये इसको पढ़ाई का शौक था, ये आगे पढ़ सकती है, सो व्हाई नॉट? कितने साल हो गए आपकी शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 10 years बाय द ग्रेस ऑफ With Firoz ऑलमाइटी। Usman? या विद फिरोज उस्मान। माशाल्लाह। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आपकी जो कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जी, और लोग कम्युनिटी वाले लोगों से ख्याल करते हैं। तो जब ये आपके हस्बैंड आपको सता रहे थे या जब आप उनसे तकलीफ में थी, तो आपने अपनी कम्युनिटी को अप्रोच नहीं किया कि आपको हेल्प कर सके, कुछ हो सके? आपने अच्छा सवाल पूछे हैं। मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मेरी कम्युनिटी के जितना मैं जानती हूँ और मैंने देखी हूँ कि दादा जान, मेरे चाचा, ही वाज़ ऑलवेज़ द हेड ऑफ द कम्युनिटी टिल द टाइम ही वाज़ अलाइव। जी
मुझे इतना पता है कि अगर चाँद की शहादत नहीं मिलती थी ना, तो लोग उनके पास आते थे कि आपको चलना होगा चाँद की शहादत लेने, और अगर वो कह देते थे कि हाँ, मैंने गया, देखा, चाँद की शहादत है, तो ईद वो हिसाब से मनाई जाती थी। बड़ी कितनी गैर शरई बात है, चाँद की शहादत। नहीं, वो जाते थे और देखते थे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ सुनी-सुनाई बात। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। देखिए, लाखों माफ़िया लोग लोग आए, ही वाज़ अ माफिया मैन। और चाँद की शहादत तो 2 मौलवियों को देना चाहिए, 2 नेक मोमिन आदिल गवाह देते हैं, और एक मौलवी होना चाहिए। आई मीन आपके अंडरवर्ल्ड के स्मगलर से चाँद की गवाही ले रहे हैं, शरीयत के खिलाफ बात है ये तो। ये भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहला तो ना वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थे, ना वो माफिया थे, नेवर। हमारा लीगल सिस्टम ने दे ट्राइड फॉर एटलीस्ट 2 डिकेड्स टू कन्विक्ट हिम, बट ही हैज़ नेवर बीन कन्विक्टेड एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन अल्हम्दुलिल्लाह। इन फैक्ट नन ऑफ द केसेस वाज़ रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। वो भी हमारे एक पिछले पॉडकास्ट में एक मैडम आई थी फबिहा पटेल करके, उनका केस नदीम सर जो श्रवण हैं जो लंदन और दुबई में कहाँ पे, उनको भी तकरीबन सरकार 25 साल से लाना चाह रही है, नहीं ला पा रही है, तो लीगल सिस्टम को तो क्या कर सकती हैं आप। बट एनीवे, कमिंग बैक टू योर मेमन कम्युनिटी, वो मुझे बताइए ना कि ये कम्युनिटी से आपको हेल्प क्यों नहीं मिली? आपकी फिरोज मान ने आपकी कम्युनिटी के दरवाजे नहीं खटखटाए? मैंने कम्युनिटी के दरवाजे उस वक़्त नहीं खटखटाए थे, एज़ आई टोल्ड यू कि हमारी फैमिली का खुद का ही नेम इतना बड़ा था, जब हमारे फैमिली के हेड्स ही कम्युनिटी को रन करते थे। उसके बाद कुछ वक़्त के बाद डेफ़िनेटली कुछ कम्युनिटी के हमारे जो उस वक़्त के हेड्स थे, उनको अप्रोच करे थे। मेरे हस्बैंड ने अप्रोच करे थे, जो इंटरमीडिएरीज़ थे, तो उनको भी अप्रोच करे थे, और उनको वहाँ पर कन्वे भी किया गया था कि आप लोग बैठो, सामने बैठो, और जो भी है उसको सॉर्ट आउट करने फिरोज की मान मेमन है, इज ही आल्सो मेमन? जी हाँ। क्या नाम है उनका पूरा? Feroz Usman Tinwala. अच्छा, He's from Vasavar Jamaat. अच्छा, He used to be the president. अच्छा। Yeah, बट मेमन है वो भी। of course, तो definitely. आप दोनों ने मिल के जमात की इंटरवेंशन नहीं चाहिए? That is what I'm telling you कि जी। अप्रोच करे थे, हुँ, और मेरे एक्स हस्बैंड की फैमिली में भी बोला गया था कि आप लोग बैठो और सॉर्ट आउट कर लो। हुँ। देखिए, आई विल जस्ट टेल यू वन स्मॉल थिंग। जी। कुरान के अंदर सूरे निसा हुँ। और उसकी जो आयत नंबर है 35, उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है, सो वन आर्बिट्रेटर फ्रॉम ईच साइड शुड बी अपॉइंटेड एंड दे मस्ट सिट एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। अगर वो तो कुरान को मैनेजेबल मुल्ला नहीं मानता है, आप किसी आम आदमी की बात कर रही हैं, मुल्ला लोग नहीं बिलीव करते कुरान को। दैट इज द पॉइंट कि हमारे लोग अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, लेकिन हमें कुरान को इम्प्लीमेंट करना कहाँ आता है। माई हस्बैंड इज द ओनली लॉयर, इफ आई से इन इंडिया, जो कोई भी हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम वी ट्राई टू सॉर्ट इट आउट थ्रू कंसल्टेशंस एंड काउंसलिंग्स। 95% हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, जिसको हम लोग एक्सपोज नहीं करते। अगर 5% जो डिवोर्स तक जाते हैं, तो फर्स्ट वी सेंड द नोटिस, तो हम लोग कुरान के हवाले से ये नोटिस भेजते हैं कि देखिए सूरह निसा का आयत नंबर ये है, आप अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेटर को बिठाइए, यहाँ से एक आर्बिट्रेटर बैठेगा, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। सॉर्ट आउट नहीं होता, देन इट हैज़ टू गो लास्ट रिसॉर्ट, जो डिवोर्स है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में मेरे हस्बैंड ने ये तो प्रपोजल रखे भी थे आगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे मेमन्स के काफ़ी जमात, बड़े-बड़े, जी। जी हाँ, काफ़ी बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सामने प्रपोजल रखे भी थे कि वी हैव टू डू प्री मैरिज काउंसलिंग अलोंग विद पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। पोस्ट मैरिज काउंसलिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन प्री मैरिज काउंसलिंग, और अगर कुरान को इम्प्लीमेंट करा गया ना, तो बहुत सी शादियाँ टूटने से बच सकती है। बट अभी देखिए, अब क्या कहना। मुझे कोई बता रहा था कि शायद आपकी 550 अपील्स पेंडिंग है जमात के सामने, ऐसा कुछ है? किसकी? आपके जमात के सामने ऐसे मैरिज की 550 प्लीज़ जो है डिवोर्स की पेंडिंग है, और जमात उसमें कुछ कर नहीं रही है। हाउ फार इज़ इट करेक्ट? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, लेकिन मैंने हमारे जमात के लीडर्स की जब भी मीटिंग होती है और हमें बुलाया जाता है, तो ये सुनी हूँ उनसे कि ये मसला आया है, ये मसला आया है, और उसी में मेरे हस्बैंड ने ये प्रपोजल, एडवोकेट फिरोज उस्मान जी ने प्रपोजल डाले थे, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। एग्जैक्ट नंबर आई डू नॉट नो द काउंट विच यू आर सेइंग, लेकिन ऐसे है कि दिस हैज़ टू बी पुट फॉरवर्ड, और इसीलिए उन्होंने ये प्रपोजल फॉरवर्ड करे थे कि हमारे जमात के लोगों को ये सब करना चाहिए, बिकॉज आज के लोगों में कुरान का इम्प्लीमेंटेशन कम हो गया है, एंड दीज आर जस्ट रूल्स, वी हैव टू रन बाय द रूल्स। अगर हम रूल्स को बराबर से इम्प्लीमेंट करेंगे ज़िंदगी में, तो ये सब चीज़ें जितनी हो रही है मिसहैप्स, ये सब बहुत कम हो जाएंगे। मुस्लिम्स जितने नहीं फॉलो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे कुरान, आप छोड़ दीजिए, मुस्लिम्स नहीं फॉलो करेंगे। मैं खाली महिला जाति की बात करना चाह रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द गर्ल्स। आपकी तरह बहुत सी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड, ऑप्रेस्ड औरतें होंगी। इन औरतों को आप कैसे ऊपर लाना चाहेंगे? मतलब बेचारी एसएससी नहीं पढ़ी होंगी, एचएससी नहीं पढ़ी होंगी,
अब ये एडवोकेट फिरोज उस्मान टीम वाला ने तो आपको पढ़ा लिखा के MA MBA सब बना दिया, बट अब जो दूसरी मुस्लिम लड़कियों के लिए वो सही देवल नहीं पहुंचा आप वाला, तो और क्या कर सकती हैं वो महिलाएं? क्यों नहीं कर सकती है? दे कैन टेक हेल्प ना। ये आप जैसा आपने खुद ने ही कहा कि हमारे जमातें हैं, जी हमारी बहुत बड़ी-बड़ी जमात है, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी-बड़ी है, जी तो वो सबके पास जाके अपना केस पुट अप करके एंड दे कैन से कि हमको एजुकेशन करना है। एजुकेशन के लिए डेफिनिटली हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है और उसमें मैं खुद भी मेरे एनजीओ के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मैं भी स्टूडेंट्स की आपका NGO भी है, जी हाँ, मेरा क्या करती हैं आप? वीरिया फाउंडेशन करके मेरा एनजीओ है। सिर्फ महिलाओं के लिए? No, not only for the ladies. It जी is definitely for women empowerment. But along with that, मैं ये देखती हूँ कि एजुकेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन के लिए मैं बच्चों के लिए फ़ीस देना करना, जो काफ़ी बड़ी-बड़ी अमाउंट की होती है, जैसे इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में 3 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स व्हिच गोज़ इन लैक्स। तो उसके लिए हम लोग एक माध्यम से शुरू करते हैं। काफ़ी सालों से कर रही हूँ ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस अलोंग विद अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो मुझे काफ़ी हेल्प करे हैं। फिर मैंने एनजीओ बना के अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये कर रहे हैं। कुछ अंदाजा अब तक कितने बच्चों के आपने भविष्य सुधारे हैं अब तक, कुछ अप्रोक्सीमेट नंबर? काफ़ी सारे हैं। मैं वो एक 30, ढकी 25, नेकी 50, नहीं 100? 100 तक तो नहीं गए हैं अभी तक। एक ढकी नेकी है, काफ़ी बच्चों के स्कूल के, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस के एंड इट्स गॉन अप इन लैक्स एंड लैक्स। और फिर हॉस्पिटल के बिल्स भरना करना, विमेन के लिए जो करना है, काफ़ी का कर रही हूँ। लेकिन हम लोग एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि पहला पूरा उसका क्राइटेरिया चेक करते हैं कि डू दे फिट इन दैट क्राइटेरिया और नो। बैकग्राउंड चेक हो जाता है, क्राइटेरिया चेक हो जाता है एंड दे डू फॉल तो फिर डेफिनिटली हेल्प करते हैं। आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं सब करने के लिए? आई टोल्ड यू आई हैव माय फ्रेंड्स, एसोसिएट्स जो हमें हेल्प करते हैं। और एक्चुअली लोगों की ज़कात निकलती है, ज़कात खैरात निकलती है एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर्स आल्सो हू ट्राई टू हेल्प इन। जो जिन्होंने स्ट्रिक्टली बोले कि हमारा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग सब फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सब देते हैं। फी सबिलिल्लाह। यस। डोंट यू ट्राई टू फाइंड आउट देयर सोर्स ऑफ इनकम, जो लोग आपकी मदद करते हैं? मैं इतना मानती हूँ कि जो ज़रूरतमंद है, उन तक हमें पहुँचाना है और हमारा एक ये और एक है कि वी नेवर टेक इन कैश। डायरेक्टली जो बच्चे या जिसके हॉस्पिटल का जिधर भी फीस भरना है उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। जो देने वाला है वो चेक से या अभी तो बैंक ट्रांसफ़र जीपे वगैरह बहुत इजी हो गया है एनईएफटी, तो उससे ट्रांसफ़र हो जाता है। 2 सवाल एंड और 2 सवाल फिक्र मुझे। जी, बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लिया आपने? बीजेपी क्यों ना जॉइन करती? मैं मोदी जी के इन्होंने इनके करियर में जितना भी काम किए हैं उससे काफ़ी आई एम इम्प्रेस्ड, आई वुड लाइक टू से। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ही बात पे आपको बताना चाहूँगी। हमारे कुरान में, हदीसों में लिखा हुआ है कि 3 तलाक एक साथ अलाउड नहीं है जी। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। डू यू नो दैट? यस, राइट? यस। मैंने आज तक मुझे दीन लोग में हाँ, तलाक लेकिन देने को हमारे पास इतने केसेस आए जहाँ पर हस्बैंड्स बेतहाशा बस जाते को तलाक देता हूँ, जो तलाक, मैं तलाक, खुद तलाक। एग्ज़ैक्टली जो मैं खुद गुज़र चुकी हूँ। और एक बार नहीं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। फिर वही उनके पैरों में पड़ो, मुँह दबाओ। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो रोना-गाना यही करती है कि मेरा हस्बैंड ने धमकी दिया तलाक दे देगा या एक साथ 3 तलाक बोल दिया। मैं तो अभी बेकार हो गई, मैं तो कहीं की नहीं रही। ये हमारे यहाँ ट्रेंड चला आ रहा था। नोबडी वाज़ फॉलोइंग कुरान। मोदी जी जब आए और उन्होंने जब ये इस्लामिक लॉ को इंडियन लॉ में जब डाले और इम्प्लीमेंट करे कि 3 तलाक इज़ अ क्राइम, उसके बाद से आपको पता है हमारे पास जितने केसेस आते हैं, लोग इतना डरते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा 1 दिन के ऊपर के बाद का ही सेकंड तलाक का देते हैं। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? कि लोग मोदी जी से डरते हैं। उन्होंने जो ये लॉ इम्प्लीमेंट किया है 3 तलाक का व्हिच इज़ अ क्राइम, उससे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते थे। तो मोदी जी ने तो वही किया जो इस्लामिक लॉ था, वही इम्प्लीमेंट किए ना। लेकिन बिकॉज़ द मुस्लिम्स वर नॉट फॉलोइंग द शरीयत लॉ, तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो लोगों के लिए, औरतों के लिए तो और क्या तो चाहिए? आपके मुल्ला से ज़्यादा तो आपके मोदी जी को पता है इस्लामिक लॉ, दैट मीन्स। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ओके। जी हाँ। पॉइंट नंबर 2, दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली। व्हाट वुड यू और हाउ वुड यू इंस्पायर आपकी जैसे जो दुखी लड़कियां हैं, क्या करें कि वो, देखिए आप अकेली नहीं हैं, मतलब, और नॉट जस्ट मेम एंड फैमिली, बट मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हमें चारों तरफ देखिए तो आपको बहुत दबाई हुई, सब्जुगेटेड, ऑप्रेस्ड, परेशान औरतें मिलेंगी। मैं आपकी कहानी से एक्चुअली पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत इंस्पायर्ड हूँ
क्योंकि आपको इतने इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने के बाद इन द वे यू आर रिड्यूस्ड टू वेजिटेबल, मतलब ज़िंदगी में आप जैसी औरतें शायद सेल्फ पिटी में डूब के अंधेरे में ख़त्म हो जाती हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ वुमेन लाइक दैट जो सेल्फ पिटी में मर जाती हैं। मतलब वे यू हैव टर्न्ड अराउंड योर लाइफ, उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है, जो आपने कमाल किया है अंबर। मैं चाह रहा हूँ कि आप लड़कियों को बताएं और उनको उनको प्रेरणा स्रोत उनका बने, उनको इंस्पायर करिए कि हाउ दे कैन चेंज देयर लाइफ। दे शुड नॉट बी ऑप्रेस्ड एंड सब्जुगेटेड इन देयर लाइफ। अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें, एक सेंटेंस में या एक ब्रीफली मुझे खाली बता दीजिए कैसे करेंगे आप। एक सेंटेंस में अगर मुझे बोलना है, सो आई विल जस्ट से नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं करना है। हम लोगों को बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ में, बट यू हैव टू स्टैंड अप, मूव अहेड। अल्लाह रास्ता निकालेगा अगर इंसान की नीयत होती है, एंड इफ़ यू आर फोकस्ड, आपके लिए रास्ता खुद ब खुद निकलेगा। यू विल गो अहेड। आपको लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा जो आपकी मदद करेगा, एंड यू कैन गो अहेड। सबको कोई लॉयर हस्बैंड नहीं मिल सकता अंबर। आपका हस्बैंड लॉयर था, आपको मिल गया, तो सबको नहीं मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा, आई अग्री टू दैट। लॉयर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। एंड नॉट नेसेसरी इन द ये कि जैसा कि उसको पार्टनर ही मिले, एक दोस्त मिल जाता है, एक फ्रेंड मिल जाती है, एक सिस्टर मिल जाती है। ऐसे हमारे रिश्ते ज़रूरी नहीं है कि ब्लड से ही हो। अल्लाह ने जिसको बनाना है, दुनिया में लाया है, वो कोई ना कोई ज़रिए से आपको ज़रूर मिलेगा, एंड वो आपके साथ एसोसिएट होगा और आपको लीड अहेड करेगा, अगर आपकी नीयत है। अगर आपकी नीयत है कि आपको आगे बढ़ना है, तो आप ज़रूर बढ़ोगे। और लेडीज़ से भी ये कहना चाहूँगी कि हार नहीं मानना है, और जेंट्स से भी। जेन ज़ी जो है ना, ये सब आजकल के लड़के मैंने देखी हूँ कि ये लोग बहुत अच्छे से, ये बार जो भी हुआ है सीजेपी का, उन लोगों ने आगे बढ़े, करे, एंड व्हाट दे वांटेड। बस इतना कहना चाहूँगी कि डू नॉट बी मिसयूज्ड बाय एनीवन, एंड रिस्पेक्ट लेडीज़। अगर जेंट्स रिस्पेक्ट करेंगे लेडीज़ का, लेडीज़ डेफिनिटली विल गिव बैक। अगर तुम प्यार दो तो प्यार मिलेगा। देयर आर, मैं समझती हूँ कि इनडिफरेंसेस होते हैं लाइफ में, लेकिन इतना हद तक के मत जाओ कि किसी का बिगाड़ा हो जाए। ऑलवेज ट्राई टू सॉर्ट इट आउट इन लाइफ। उमर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली आप लोगों ने इस कहानी को सुना। मैं फिर से इनके बहुत प्रिय दादाजान यूसुफ पटेल जी के बारे में कहूँगा। ही वॉज अ माफिया डॉन, अ स्मगलर, गोल्ड स्मगलर, ही वाज अ पार्टनर ऑफ हाजी मस्तान एंड करीम लाला और वो सब उस ज़माने में। अब पुरानी किताब मशहूर है, मतलब आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, जान सकते हैं उनका पूरा बैकग्राउंड। उनकी भतीजी वाज फ्रॉम अ वेरी पावरफुल फैमिली। नोबडी शुड हैव टच हर, नोबडी शुड हैव डन दिस टू हर, बट इनके फॉर्मर हस्बैंड ने इन पे जो जुल्म किया, और जो उनको बाद में एक डॉक्टर के साथ मिलके इलेक्ट्रो कन्वर्सिव ट्रीटमेंट, जो इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के इनको ये इस कदर पे पहुंचा दिया कि अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रही थी। बट द वे देन शी अगेन काइंड ऑफ लाइफ में उन्होंने कहा कि टर्न अराउंड करती हूँ, और जिस तरह से शी हैज़ रिजन फ्रॉम द एशेस लाइक अ फिनिक्स, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मैं सारी महिलाओं से, उन सारी प्रताड़ित लड़कियों से कहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ हुई हो, तो पहले तो ये कह रही इनका एक विरिया फाउंडेशन है, दूसरे कह रही लीगली हेल्प कर रही हैं, तीसरा ये लोगों की एजुकेशन में भी हेल्प कर रही हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोग श्रीमती अंबर टिंगवाला से आप लोग कांटेक्ट करिए, ताकि वो और उनके सनी देओल हस्बैंड, मतलब सॉरी सनी देओल टाइप हस्बैंड जो है, वो आप लोगों को उस तकलीफ से बाहर निकाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अंबर पटेल, आई हैव रिटेन माई मैटरनल सरनेम। ओ, अंबर पटेल, उन्होंने अपना नाम, थैंक यू। अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया उन्होंने। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, मेरी वाइफ ने भी नाम नहीं लिया मेरा, तो खैर ऐसी होती हैं बहुत सी। एनीवे वेलकम। आप लोग अपने अपने कमेंट्स में बताइए कैसे लगी आपको कहानी। आते रहिए, थैंक यू, देखते रहिए।